लंबा टाइम लग जाता है एक बार अगर आप घुस गए, है ना, और आपके जो सीनियर रहते हैं उनका होता है, बट अगर आप अच्छे क्वालिफाई हो तो आपका प्रमोशन जल्दी हो जाएगा, तो पढ़ाई का भी वेस्ट नहीं जाता, है ना। तो वैसे ही है, पढ़ाई को अगर आप कंटिन्यू करना चाहेंगे तो लाइफ टाइम पढ़ सकते हैं, पढ़ाई का कोई उम्र नहीं हो सकता है और ना कोई उसका एंडिंग नहीं होता है ना। बट हमारे नर्सिंग फील्ड में पीएचडी के बाद नहीं है दूसरे फील्ड में जाना पड़ेगा तो जरूरी नहीं है ना प्रिंसिपल ही बनो, एसोसिएट बन जाओगे तो प्रोफेसर लाइफ भी बहुत अच्छा है, हॉस्पिटल लाइफ से तो बहुत अच्छा है ना। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता ही है हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। आप सभी को पता ही है एनएम और जो एमपीडब्ल्यू की वैकेंसी आई है हम उसके के बारे में डिस्कस कर रहे हैं ना। उसमें हम सिलेबस वाइज क्या कर रहे हैं, वन बाय वन टॉपिक को पढ़ते जा रहे हैं, है ना। तो आप लोग जो है उसका नोट्स भी बना रहे होंगे, साथ साथ आपको नोट्स भी मिल चुका होगा, है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, आज हम पढ़ने वाले हैं कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिस के बारे में, है ना। जैसे अब कम्युनिटी एरिया के बारे में आपने सुना ही है ना। कम्युनिटी एरिया में जितने भी जो हेल्थ वर्कर होते हैं, जैसे स्टाफ आपके एनएम स्टाफ, एमपीडब्ल्यू स्टाफ, ये लोग क्या क्या प्रैक्टिस करते हैं, कैसे लोगों को वहां पे हेल्प करते हैं, कैसे क्या ड्यूटी करते हैं, ये सब चीजें के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करें। साइज ठीक है कि थोड़ा बड़ा करना है, बता दीजिए। थोड़ा सा बड़ा करूं? इतना वैसे ठीक लग रहा है, ठीक है ना, दिख रहा है उन लोग को नहीं दिखता है, ऐसे बोल रहे हो, क्योंकि इससे बड़ा नहीं होगा लग रहा है, एक बार ट्राई करके देख लेती हूँ। हाँ बट मैं सोच रही हूँ कि ये जो इंग्लिश के नीचे ही हिंदी रहे, क्योंकि फिर अलग अलग पढ़ना आप लोग का भी टाइम वेस्ट उसमें जाएगा, है ना। ये इससे बड़ा नहीं होगा लग रहा है। ओ नो, इतना ठीक है इतना, अब ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग का फेवरेट कलर क्या है, कुछ भी बता दीजिए। लड़कियों का तो पिंक रहता है ना, पिंक रहता है चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं। हमारी जो क्लासेस है हम पढ़ने वाले हैं कि कम्युनिटी हेल्थ में लोग कैसे प्रैक्टिस करते हैं, कम्युनिटी एरिया में जो हेल्थ केयर वर्कर है यानी कि एमपीडब्ल्यू एनएम स्टाफ का वर्क रोल देखेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपको जो कम्युनिटी हेल्थ के बारे में प्रैक्टिस क्या होता है इसके बारे में समझना बहुत जरूरी है। तो जैसे कि आपको कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिस का मतलब जो कम्युनिटी का सामुदायिक स्वास्थ्य है, जिसमें लोग आपस में मिलकर क्या करते हैं, जो मरीज आते हैं उनका केयर करते हैं, है ना। तो उसी को बोलते हैं कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिस, जिसमें हम क्या करते हैं, जो गांव के लोग रहते हैं कम्युनिटी एरिया में रहते हैं, है ना, ये लोग आपस में क्या करते हैं, जब बीमार पड़ते हैं तो उस सेंटर में जाते हैं, उस सेंटर में जाने के बाद वहां पे जो स्टाफ है ना, जिसको हम कम्युनिटी हेल्थ वर्कर बोलते हैं, है ना, एमपीडब्ल्यू एनएम स्टाफ बोलते हैं। वहां पे टोटल कितने स्टाफ होते हैं, 5 स्टाफ बस होते हैं। तो 5 स्टाफ को पूरा हैंडल करना पड़ता है। तो वो लोग कैसे हैंडल करते हैं आज यही हम देखने वाले हैं। तो देखिए जो कम्युनिटी हेल्थ का जो हमारा फील्ड है, यानी कि जो आपका सामुदायिक स्वास्थ्य है, ये एक तरीके का पब्लिक हेल्थ के ऊपर में डिपेंड है, क्योंकि पब्लिक का हमारे पे बहुत जरूरी ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि भाई उसी के लिए उस सेंटर को बनाया गया है। जैसे आप पब्लिक का मतलब जानते हो, लोगों के स्वास्थ्य के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम उनके कल्याण को बनाए रखने के लिए, उनको बीमारियों से दूर रखने के लिए हम क्या करते हैं, एक सामुदायिक केंद्र बनाते हैं, जिसको बोलते हैं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, ठीक है। क्या बोलते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जिसमें हमारा मेन उद्देश्य क्या रहता है कि लोगों को स्वास्थ्य रखना, सामाजिक तौर पे या फिर इन्वायरमेंटल पर्यावरण के तौर पे, आर्थिक और व्यवहारिक रूप से उनको क्या करना, स्वस्थ रखना। अब जैसे इसमें क्या बोला रहा है इसको आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले इसमें क्या बोल रहा है कि हम उसको क्या करते हैं, हर तरीके से बीमारियों से दूर रखते हैं। अब जैसे कि स्वास्थ्य स्वास्थ्य जानकारी दोगे कि भाई अभी इस समय में है ना, बरसात भी है गर्मी भी है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होता है बताइए। अभी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फीवर हो रहा है, वायरल फीवर, है ना, कफ कोल्ड और वायरल फीवर हो रहा है। तो उस केंद्र में जब आपके पास मरीज आएंगे तो आप क्या समझाओगे,
क्या बोलोगे अभी, कैसे सावधानी रखनी है? हाँ, सबसे पहले तो प्रॉपर हाइजीन। अभी सबसे ज्यादा पानी में सबसे ज्यादा आपको दिख रहा है ना बैक्टीरिया वायरस, पानी को सबसे ज्यादा पहले बॉईल करके पीना है करके बताना है, या फिर छान कर ही हमेशा यूज करना है। और जो जगह जमी हुई पानी है, जहाँ पे तालाब वगैरह है, वहां का पानी नहीं पीना है। क्यों नहीं पीना है? अभी आपने न्यूज में भी देख रहे होंगे, है ना, एक बैक्टीरिया आया है, जान रहे हो ना, गंदे पानी में जो जमा हुआ पानी है, जैसे स्विमिंग पूल तालाब के पानी मिल रहा है, अगर वो आपके बॉडी में गया तो आपके ब्रेन सेल को खा जा रहा है, और व्यक्ति जो है 1 हफ्ते के अंदर डेथ हो जा रहा है। सुन रहे हो, न्यूज में चल रहा है अभी, केरल में हुआ है ऐसा, फॉरेन में हुआ है, सुन रहे हो ना। तो इसीलिए ये जो जमा हुआ पानी जो कि बहता नहीं है, बहते हुए पानी में कोई बैक्टीरिया नहीं रुक सकता, समझ में आ रहा है ना। जैसे गंगा का ही देख लो, लाखों लोग उसमें जाते हैं अपना हड्डी विसर्जन, ये सब जो दुनिया भर का नीति रिवाज वहां करके उसको गंदा करके आते हैं, बट वो गंदा होता है? नहीं होता, पवित्र है, बहता हुआ जल है ना, समझ रहे हो ना। हाँ, लेकिन फिर भी बहता हुआ जल में कभी भी कुछ नहीं मिलता, ठीक है, वो लोग स्टे ही नहीं कर पाते। हाँ, हाँ, इकट्ठा नहीं होता है, ठीक है। अब वो तो डिटेल में स्टडी करेंगे तो पता चलेगा वहां का, है ना। बाकी ये है कि अगर तो रनिंग वाटर है तो वहां पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अगर आप घर में भी मतलब टंकी रखे हो तो उसको भी क्लीनिंग करना है हफ्ते में, है ना। और जो क्लोरीन का जानते हो, क्लोरीन टैबलेट डालते हैं, वो भी डालना जरूरी है। तो ये सारी आप स्वास्थ्य जानकारियां क्यों दोगे भाई? उसको हेल्दी रखने के लिए दोगे ना। ये काम किसका है? जानकारी देने का काम एज आ आप लोगों का, जो एनएम और एमपीडब्ल्यू स्टाफ वहां वर्क करेंगे, उनका रोल रहेगा, ठीक है। तो उनका रोल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। क्या हो सर? चलिए, तो हम कहाँ तक पहुंचे थे? जैसे कि हम आपको यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे थे कि भाई इन लोग का काम क्या होता है। तो इनका मेन काम रहता है लोगों को स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देना, ठीक है। समझ में आया यहाँ पे? और कैसी जानकारी देनी है कि वो जहाँ पे रह रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? जियोग्राफिकल लोकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम जो रहते हैं उस जगह का नाम क्या है? जियोग्राफिकल लोकेशन। अब इस लोकेशन में आपको चारों तरफ से क्या क्या मिलता है बताइए? हवा, पानी, है ना, चारों तरफ से आपको सब चीजें मिलती है। अब उसको शुद्ध रूप में आपको यूज करना है। स्वस्थ तभी रहेंगे जब चारों चीजों का, जितने भी आपके इन्वायरमेंट में मिल रहा है, सबको सही तरीके से यूज करेंगे तो, ठीक है। अब पता चला घर में गंदगी जमा रहे हैं, अब उसको फिर क्या कर रहे हैं? उससे बैक्टीरिया वायरस आपके हवा में फैल रहे हैं, आपके खाने ये सब में फैल रहे हैं, कहाँ से स्वस्थ रहेंगे? रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। तो साफ सफाई भी रखना जरूरी है। तो ये सारी चीजें आपको ही लोगों को क्या करनी है? सिखानी है। और इसी से फिर व्यक्ति क्या रहेगा? अपना जो लाइफ का जो स्वास्थ्य लाइफ है उसको जो है कैसे जिएगा? बहुत अच्छे से जिएगा। जितने दिन की जिंदगी है उतने दिन का वो अच्छे से लाइफ सर्वाइव कर सकता है। इसीलिए हम लोगों को इसमें क्या कराते हैं? एजुकेट करते हैं। जितने भी ऐसे जो वर्कर आते हैं, जिसमें हेल्थ वर्कर, इन लोग को ट्रेनिंग दिया जाता है, डायरेक्टली ऐसे बैठा दिया जाता है वहां काम करने के लिए। 6 मंथ का इन लोग का ट्रेनिंग पीरियड रहता है, सुने हो ना। 6 मंथ का ट्रेनिंग पीरियड उन लोग पढ़ाई में भी किए हैं, बट अलग से उनको ट्रेनिंग भी दिया जाता है, और बीच बीच में देते ही रहते हैं। जैसे नई बीमारियां आती हैं उनका फिर 6 मंथ का ट्रेनिंग लगा देते हैं, है ना। उनको ट्रेन करने के लिए एक सुपरवाइजर अपॉइंट करते हैं, जो कि उनको एक जगह बुलाकर क्या करती है? सारे ब्लॉक्स के लोगों को बुला के ट्रेनिंग देती है, जो इस फील्ड में होते हैं, ठीक है। तो उनका मेन काम वही रहता है कि पब्लिक हेल्थ को क्या करना? इम्प्रूव करना। उनको आगे जो है हेल्थ के बारे में जानकारियां देना, जिससे वो हमेशा स्वस्थ रहें और अपने आसपास के लोगों को भी स्वस्थ रख सके, ठीक है। तो ये इंट्रो समझ में आ गया? आगे बढ़े, चलिए। अब देखिए, अब हम इसके बारे में थोड़ा सा, एक डेफिनेशन है कि भाई कम्युनिटी हेल्थ होता क्या है। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि कम्युनिटी हेल्थ क्या है, तो आप उसको किस तरीके से लोगों के सामने रख सकते हैं, है ना। एक सिंपल सा यहाँ पे फंडा है कि कम्युनिटी हेल्थ, तो कम्युनिटी का मतलब सामुदायिक स्वास्थ्य, है ना। हेल्थ का मतलब स्वास्थ्य है और कम्युनिटी का मतलब सामुदायिक है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप इसके डेफिनेशन को देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है कम्युनिटी हेल्थ फोकस ऑन पब्लिक हेल्थ एट द लोकल लेवल, ठीक है। कम्युनिटी हेल्थ इज अ प्रोफेशनल असेस एंड हेल्थ स्पेसिफिक कम्युनिटी इंक्लूडिंग द सोशल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर अफेक्ट द हेल्थ। अब जैसे यहाँ पे हम कम्युनिटी हेल्थ के बारे में समझ रहे हैं, जो कि आपको मैंने बताया समाधि क्या है? स्वास्थ्य है।
लोगों का बीच का। अब इसमें हमें क्या करना रहता है, लोगों को स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देना रहता है एट अ लोकल लेवल। अगर एक गांव में काम कर रहे हैं, ठीक है, एक गांव में काम कर रहे हैं, तो आप उस लोकल एरिया के ही लोगों को जानकारी देंगे, दूसरे गांव जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे, उसी गांव के लोगों को समझाएंगे ना। तो ये एक लोकल एरिया में रह के आपको उस लोगों को क्या करना है, सामुदायिक आपको स्वास्थ्य जानकारियां देनी है। अब क्यों दोगे जानकारियां? तो भाई क्योंकि आप उनको स्वस्थ रहने के लिए, सोशली क्या रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए आप उनको ये जानकारियां दोगे। क्योंकि आपको सभी को पता है अगर व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है तो उसको सामाजिक और पारिवारिक पर्यावरणिक कारकों को भी शामिल करना जरूरी है। मतलब पर्यावरण मतलब जैसे मैंने बोला, गंदगी, आसपास गंदगी फैला के रखेंगे, कचरा वहीं पे जमा रखेंगे, वहीं पे आपका घर रहेगा, तो क्या मतलब। और पशु भी रख रहे हैं, उनका भी साफ सफाई नहीं रख रहे हैं, तो वो भी ज्यादा वो है। पानी कहीं भी जमा करवा रहे हैं तो आपका मॉस्किटो बन जाएगा, फिर वो आपको बाइट करेगा, मलेरिया, टाइफाइड, दुनिया भर का इन्फेक्शन। समझ में आ रहा है ना। तो ये जानकारियां देनी जरूरी है कि अगर वो आपके समाज में रह रहे हैं तो वहां पे जितनी भी जो चीजें हैं, उनकी जरूरत की चीजों को साफ सुथरा भी रखना है। तो इसमें हम कंप्लीटली डिफाइन करते हैं कम्युनिटी हेल्थ में कि भाई आपके चारों तरफ जो चीजें हैं उनको आपको क्या रखना है, अच्छे से व्यवस्थित रखना है, सही तरीके से यूज करना है और हमेशा स्वस्थ रहना है। ये इसका कहना है, ठीक है। ये जो डेफिनेशन है आपके WHO ने दिया था, याद रखेंगे, ये डेफिनेशन WHO ने दिया था, ठीक है। किसने दिया था? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, क्योंकि वही हमारे एक इंटरनेशनल एजेंसी है जो हेल्थ के बारे में सारे चीजों को देखता है पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में जितने भी यहाँ लोग रहते हैं ना, इस हमारे, हम कौन से वो में रहते हैं, कौन से द्वीप में रहते हैं? एशिया में, है ना। तो एशिया कितना बड़ा है आप सभी को पता है, अभी हम लोग अपना इंडिया ही नहीं घूम पाए हैं, तो अभी सोचो और कितने देश है ना। तो ये सारे देशों को कंट्रोल करने वाला एक ही व्यक्ति है ना, जो हेल्थ के बारे में बस कंट्रोल करता है, जिसको बोलते हैं WHO। इसके अलग अलग देश में क्या है, इसके एक एक मैनेजर अपॉइंट है जो कि उनके अंदर फिर काम करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? आगे बढ़े, ये बस उसका डेफिनेशन था। अब हम आगे बात करेंगे कि यहाँ पे जो है आपका दिया हुआ है कि भाई क्या क्या एक्टिविटीज यहाँ पे होती हैं, ठीक है। एक्टिविटीज का देख लेते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे सिंपल बोला जा रहा है कि भाई आप लोग जब काम करते हो, है ना, इस फील्ड में जब आप आ जाते हो तो आपका काम क्या रहेगा। एक्टिविटी का मतलब रोल, आपका रोल, तो यही रोल हम देखने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहला रोल क्या रहता है आपका यहाँ पे, स्वास्थ्य संवर्धन एंड रोग निवारण का, जिसको हम बोलते हैं कि भाई हेल्थ प्रमोशन एंड डिसीज प्रिवेंशन। अगर आपके पास कोई व्यक्ति आ रहा है, मान के चलिए कोई व्यक्ति आ रहा है, बीमार है, तो आपको सबसे पहले उसको क्या करना है, क्या करोगे। आपके पास मरीज आ रहा है, आप बैठे हैं क्लिनिक में, है ना, यानी जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां बैठे, क्या करोगे। सबसे पहले आ रहा है तो आप उसको बैठाओगे एंड हिस्ट्री लोगे। मतलब एक तरीके से हम उसको क्या करते हैं, हेल्थ को पहले प्रमोट करने के लिए जानकारियां देते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्वास्थ्य जानकारियां, ठीक है। क्या बोलना, स्वास्थ्य के बारे में पूछना। अब वो पूछोगे क्यों आए हो, क्या तकलीफ है आपको, है ना, कैसे इतने दिन से क्यों आपको इतना गंदगी था, क्या पूरा पहले रीजन जानते हैं, व्यक्ति बीमार क्यों हुआ, कैसे हुआ, और अभी क्या कर रहा है, किस कंडीशन में है, तो ये सारी जानकारियां लोगे ना पहले। उसके बाद ही आप इलाज का सोचोगे कि आते साथ हाँ बुखार है, एल पकड़ टेबलेट, जा घर सो जाना, ऐसे बोलोगे। अब वो घर जाके टेबलेट खा के सोएगा भी, पता चला घर में इतनी गंदगी है, फिर 4 दिन बाद आपके पास दौड़ते जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे आपको उसको हेल्थ को प्रमोट भी करना है और डिसीज प्रिवेंशन भी सिखाना है। दवाई देने से काम नहीं होगा, और वैसे भी एज अ नर्स हमें कहीं पे लिखा ही नहीं कि हमें दवाई देना है। समझ गए ना, लिखा है क्या? नहीं लिखा है, हम कर भी नहीं सकते ना, हमारे में इतना लाइसेंस मिला ही नहीं कि हम दवाई प्रिस्क्राइब कर सके, है ना। इसीलिए जो स्वास्थ्य केंद्र में एक हेड डॉक्टर होता है, उनके अंदर हमें काम करने के लिए बोला जाता है, फिर वो दवाई जो रखते हैं, और नॉर्मल ही दवाई वहां पे मिलती है, ज्यादा आपको कुछ भी दिक्कत होता है भेज देते हैं, जाओ PSC, है ना, नहीं रखते कुछ भी। तो ये क्यों नहीं रखते, क्योंकि भाई लाइसेंस ही नहीं है। तो आपको आपको अब क्या करना है, लाइसेंस नहीं, बिना दवाई का भी आप ठीक कर सकते हो, है ना। इसीलिए सरकार नर्सिंग लोगों को इतना ट्रेनिंग देती है कि भाई बिना दवाई के आपके हाथों में टैलेंट होना चाहिए, मैजिक टच, जो कि किसमें था, फ्लोरेंस नाइटिंगेल में था, नाम सुने हो ना, लेडी ऑफ द लैम्प। कौन है भाई लेडी ऑफ द लैम्प? फर्स्ट नर्स है ना। वो उस समय दवाई था, कुछ दवाई नहीं था, फिर भी देखो कैसे लोगों का सेवा की। तो उसी से इंस्पायर होके नर्सिंग फील्ड बनाया गया है ना।
और इसी में फिर क्या करते हैं, हम लोगों को ये जानकारियां सबसे ज्यादा हम उनको अवेयर करते हैं, जागरूक करते हैं। तो जागरूक करेंगे व्यक्ति ऐसे ही सुधर जाएगा। जैसे एक स्टोरी है, अगर कोई व्यक्ति देखना ज्यादा तकलीफ में रहेगा, आप एने से पूछ कर दोगे ना, मैं तेरे को दर्द का इंजेक्शन दिए और समझा दिए, तो वो व्यक्ति ठीक हो जाता है। ये एक क्या है, एक तरीके का मानसिकता है। समझ में आ रहा है ना? ये आपने हॉस्पिटल में काम किया होगा, देखे होगे ना, ऐसा होता है। ये कॉमन है हमारी मानसिकता, अगर हम जैसा सोचते हैं हम वैसी बन जाते हैं, अगर हम अच्छा सोचते हैं तो अच्छा बनते हैं। तो इसी चीज को आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहले व्यक्ति अगर आपके पास आ रहा है, आप इस जगह काम कर रहे हो, तो आपका मेन एम्स होना चाहिए कि उसके हेल्थ को पहले सुधारना है। ठीक है? पता चला रोज स्मोकिंग कर रहा है व्यक्ति, रोज अल्कोहल पी रहा है, जाके अब तुम दवाई दे दिए, पता चला और फिर नुकसान हो गया, है ना? तो पहले आप पूछोगे भाई क्या हुआ है आपको। तो जैसे कि यहाँ पे आपको क्या करना है, इंकरेज पीपुल टू अडॉप्ट हेल्दी लाइफ स्टाइल। आप उसको क्या बोलोगे कि भाई आप अपना हेल्दी लाइफ स्टाइल तब मिलेगा जब आप उसको सुधारना चाहोगे। अब वो बोल रहा है कि मैं दिन में कितने बार ड्रिंक करता हूँ, दिन भर बोलेगा, सो के उठता हूँ मैं ड्रिंक करता हूँ। ऐसे कई लोग रहते हैं गांव में, देखे होगे। अब उनको आप कैसे सुधारोगे, दवाई दोगे? नहीं दोगे, बोलोगे पहले तुम्हें पीना बंद करना पड़ेगा, तब हम आपको दवाई देंगे। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे वही बोलना है, इंकरेज द पीपुल टू अडॉप्ट हेल्दी लाइफ स्टाइल एंड मेंटेन न्यूट्रिशन, स्टे अवे फ्रॉम हार्मफुल हैबिट लाइक स्मोकिंग। अगर मान के चलो, अगर वो स्मोकिंग भी करता है तो भी आपको बोलना है कि भाई नहीं करना है। अगर इसमें यहाँ पे क्वेश्चन ये भी करेगा आपसे कि भाई मैं एक बार में कैसे छोड़ू, है ना? समझ में आ रहा है? वो पीने वाला व्यक्ति है, चाहे वो ड्रिंक कर रहा हो चाहे स्मोकिंग कर रहा हो, एक बार में छोड़ सकता है? नहीं छोड़ सकता। बट इसके लिए भी आपको सजेशन देना है। आप उनको क्या बताओगे, जो हमारे यहाँ क्या चलते हैं, हमारे हर जिला में हर जगह चलते हैं, जैसे कि आपको पता है रिहैबिलिटेशन सेंटर, रिहैब सेंटर, है ना? वहां आप उनको भेज सकते हो। अभी प्राइमरी ट्रीटमेंट करके आप बोलोगे उनको सजेशन कि भाई आप इतने दिन रिहैब में रह के आइए, वहां आपको तरीका सिखाया जाएगा कि कैसे छोड़ते हैं, है ना? तो अगर वो नहीं छोड़ पा रहा है तो वही सोल्यूशन, अगर बोलता है कि हाँ ठीक है, पहले आप बोल सकते हो अगर दिन में 5 बार पीते हो उसको 2 बार करो, फिर 2 बार का 1 बार करो, फिर पूरा छोड़ दो। ऐसे भी सजेशन दे सकते हो अगर वो ज्यादा हैवी वाला नहीं है तो, है ना? बट हैवी वाला है तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते, आप उसको सीधा रिहैब सेंटर के बारे में बता के भेज सकते हो। ठीक है? अब यहाँ पे वही चीजें सिखा रहे हैं कि भाई हेल्दी रहने के लिए हम उसको सही तरीके से न्यूट्रिशन लेने के लिए बोलेंगे। न्यूट्रिशन मतलब खाना पीना। अब खाना पीना हेल्दी मतलब बाहर का नहीं खाना देना है, आपको घर का बना हुआ दाल चावल सब्जी जो भी है, नेचुरल फूड्स लेना है। और साथ साथ में स्टे अवे फ्रॉम हार्मफुल हैबिट, जितने भी गंदी आदतें हैं उनको छोड़नी है। ये सारी चीजें आप उनको बता के दोगे जब आप ये हेल्थ प्रमोशन एंड डिसीज प्रिवेंशन के बारे में समझाओगे। हेल्थ को उसको कैसे सही तरीके से रखना है इसके बारे में आपको जागरूक करना है। ठीक है? दूसरा है वैक्सीनेशन एंड हेल्थ स्क्रीनिंग। अब ये हम लोग करते ही थे, आपको पता ही है ना? छोटे बच्चे लोग का आंगनबाड़ी में करते हैं, जानते हो ना? उन लोग का क्या रहता है, एक डे बनाया जाता है हफ्ते में एक दिन, जिस दिन बच्चों का वजन करते हैं, वैक्सीनेशन करते हैं, उनका पूरा न्यूट्रिशन प्लान करते हैं, उनके मदर को बुलाए रहते हैं, जानते हो ना? तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग द वैक्सीनेशन क्लीनिंग फॉर चिल्ड्रंस एडल्ट इन कम्युनिटी एंड कंडक्टिंग हेल्थ चेकअप अप टू अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिसीज। अब वहां पे आप लोगों का क्या किया जाता है, चेकअप भी किया जाता है। चेकअप मतलब जानते हो ना, बीपी शुगर नॉर्मल नॉर्मल जो रहता है, यूरिन टेस्ट, ठीक है, ये ब्लड टेस्ट सिंपल सिंपल वाला किया जाता है, ताकि अगर आपको पता भी नहीं है कि शुगर कई बार क्या होता है पता भी नहीं चलता किसी को, है ना, जब तक वो सीवियर रूप में ना ले। कैंसर भी वैसी है, शुरू में पता नहीं चलेगा, है ना? तो आपको अगर चेकअप करवाते हैं तो बीमारी पकड़ आ सकती है, जो गंभीर बीमारियां हैं। तो यहाँ पे हम उनको क्या करते हैं, हेल्थ चेकअप करते हैं, जिसको हम बोलते हैं हेल्थ स्क्रीनिंग करना। स्क्रीनिंग मतलब जांच करना, ठीक है? और यहाँ पे वैक्सीनेशन, अब मान के चलिए जो बच्चा है उसको आपको पता ही होगा हेपेटाइटिस लगवाते हैं। अगर आप भी इवन इस स्टेज में आपको क्या क्या वैक्सीन लगेगा, हेपेटाइटिस का लगवा सकते हैं, 5 साल तक उसका वैलिडेशन रहता है। टीटी आप हर 6 महीने में लगवा सकते हैं, ये आपकी हेल्थ और इम्यूनिटी के लिए रहता है। अगर आज कुछ शार्प आर्टिकल से चोट लगता है तो उससे लिए भी आपको बचाव रहता है ना, नुकीली चीजों से, लोहे वगैरह से। तो ये दोनों वैक्सीन आप लगा सकते हैं, है ना? बीच बीच में आपका रूटीन हेल्थ चेकअप करवा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, गंभीर बीमारियों से आप बच सकते हो, पहले से ही उसका प्लान कर सकते हो। तो ये सारी जानकारियां भी आपको देनी है आपके स्वास्थ्य केंद्र में, ठीक है? अब उसके बाद है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के बारे में। अब यहाँ पे कौन व्यक्ति आएंगे भाई, मैटरनल का मतलब क्या होता है, जो गर्भवती महिला होती है
और जो गर्भ धारण करने वाली भी होती है, और एक बच्चे जो मदर जो है जिसको दूध पिलाते रहती बच्चा, वो सारे वाले महिला यहाँ पे आते हैं। एक तो मैटरनल मतलब जो गर्भ धारण की रहती है ना, उसको यहाँ पे लेंगे, और कुछ बच्चे जो अभी अभी पैदा हुए उन दोनों का यहाँ पे केयर के बारे में आपको सोचना है। तो क्या केयर करोगे? प्रोवाइडिंग द केयर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन एंड न्यू बॉर्न, एजुकेशन पेरेंट्स अबाउट द हेल्दी डेवलपमेंट देयर चाइल्ड। अब यहाँ पे हमें क्या करना है भाई, कि हम उनको स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कुछ जानकारियां देंगे। कैसी जानकारियां देंगे? जो गर्भवती महिला है, नवजात शिशु की देखभाल कैसे करनी है, तथा माता पिता को बच्चे के जो स्वास्थ्य विकास के बारे में उनको समझाना है। अब कैसे करोगे, ये बड़ा क्वेश्चन। ये तो यहाँ से ऐसे रट्टा मार लोगे, बट एक्चुअल में आपको ये बताना पड़ेगा। अब यही लाइन थोड़ी ना वहां पे याद आ जाएगा कि मैडम ऐसा बताई थी, क्या जानकारी दोगी, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ पे जैसे अगर आपको पूछेगा मैटरनल में, मैटरनल मतलब गर्भवती महिला, तो आपको बोलना है कि भाई आपको 9 महीने के अंदर 4 बार चेकअप के लिए आना है। एंटीनेटल चेकअप कितने बार आना है? 4 बार। ये कभी कभी आपके ऑप्शन में भी इसको पूछेगा एग्जाम में, है ना। तो 3 से 4 लिखा है तो भी सही है, याद रखिएगा। 3 से 4 लिखा है तो भी सही है, वैसा नहीं कि 4 ही 6, ऐसा नहीं। कभी कभी 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं। तो ये जो चेकअप है आपके 9 महीने के अंदर इतने बार टोटल होना चाहिए, ठीक है। ये क्या चेकअप है? सोनोग्राफी है। इसके अंदर जो रूटीन ब्लड टेस्ट वगैरह रहेगा वो सब रहेगा, और जो नॉर्मल जानकारी रहेगा कि बच्चा का ग्रोथ सही हो रहा है कि नहीं, वो सब इसमें मिलेगा। इतने बार कराना है, समझ गए। ये चीज आप किसको सिखाओगे? उस मैटरनल गर्भवती महिला को सिखाओगे कि तुम्हारा इतने चेकअप में अभी कैसा है बच्चा, तुम्हें पता चला वजन कितना बढ़ा है, कितना खून है तुम्हारे अंदर, है ना। ये सारा जानकारी उसको देना है। पूछना भी है, अवेयर नहीं है, पता चला 9 ग्राम खून है और फिर 8वें 7वें महीने में है, क्या होगा? एट द टाइम इमरजेंसी होगा, तो फिर डेथ होने का चांस हो सकता है ना, मदर या बच्चे का खून की कमी की वजह से। तो ये सारी जानकारियां आपको ही देनी है मैटरनल वालों को, यानी गर्भवती महिला को। अब बच्चों का, जो न्यू बॉर्न बच्चे हैं, अब उनकी मदर को क्या सिखाओगे, उनके माता पिता को क्या सिखाओगे? उनको सिखाओगे कि भाई तुम हर महीने या फिर हर 15 दिन के अंदर में आओ। जो वैक्सीन का कार्ड बनाते हैं, जानते हो ना, इतने इतने दिन में वैक्सीन लग रहे हैं, तो हर महीने आपके बच्चे को लेके आना है, वजन चेक कराना है, एक तो छोटे बच्चे का, है ना, दूध सही से पी रहा है कि नहीं देखना है, यूरिन मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बच्चा खेल रहा है कि नहीं खेल रहा है, और समय पे उसको दवाइयां लगवानी है। ये सारी जानकारियां आप उनके माता पिता को दोगे जिनका बच्चा भी पैदा हुआ है, समझ गए। तो ये सब आ जाएगा मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ में, ठीक है। अब आता है थर्ड, हेल्थ एजुकेशन एंड काउंसलिंग। अब इसमें क्या करना रहता है आपको, उनको स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देना है और थोड़ा सा काउंसलिंग भी करना है। अगर कुछ छोटी मोटी बीमारियां हैं उनको आप कैसे इलाज करवा सकते हो करके बताना भी, ठीक है। अब जैसे इसके अंदर में प्रोवाइडिंग द कम्युनिटी विथ इंफॉर्मेशन हेल्थ रिलेटेड सच एज सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, जो कि मैंने आपको शुरू में ही बताया है ना। हम इसमें क्या बताएंगे, स्वास्थ्य के बारे में जानकारी, इसको हम सभी को दे सकते हैं, बूढ़े बच्चे सबको, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, उनको सबसे पहले हेल्थ के रूप में स्वास्थ्य जानकारियां देनी है कि अगर आप सही तरीके से सुबह जल्दी नहीं उठते हैं तो भी बीमार पड़ सकते हैं, लेट से सो के उठ रहे हैं, नहा नहीं रहे हैं, सही से खाना नहीं खा रहे हैं, बीमार पड़ेंगे, है ना। तो आप उनको सही से खाना पीना के बारे में सिखा सकते हो। साथ साथ उनको स्वस्थ पानी पीना है, जो एकदम स्वच्छ साफ पानी दिख रहा है उसको पीना है, गंदे तालाब वगैरह से नहीं पीना है। गांव में जानते हो ना, तालाब के पानी से दाल बनवा देते हैं, ठीक है, और बहुत सारा तालाब का पानी लेके आओ, ये खाना बनाएंगे बोल देते हैं। तो उनको एजुकेट करना है, ठीक है। और सैनिटेशन का, सैनिटेशन मतलब शौचालय, शौचालय भी जानते हो गांव में कैसा रहता है, ओपन रहता है कहीं पर भी, है ना। बट ये चीजें सही है क्या? आप खुद सोचिए, कहीं पर भी कर रहे हैं, वहीं पे फिर क्या कर रहे हैं, कुछ दिन बाद आप उस जमीन में खाना पीना उगा रहे हैं और फिर उसको खा रहे हैं। तो जो हमारे जो स्टूल होता है, इसमें क्या होता है आपको सभी पता है, वॉर्म्स होते हैं। वॉर्म्स मतलब जानते हो, कृमि। वो कृमि कभी मरता नहीं है, वो भले ही जमीन में चला जाएगा, जमीन के अंदर कुछ दिन रहेगा, और उसके बाद जो खाना हमारे लिए जो भोजन तैयार हो रहा है पेड़ पौधा उसमें जाएगा, और या तो फिर धूल में भी, कभी कभी वो धूल के ऊपर में होते हुए हम जो बाहर खाते हैं ना रोड किनारे में, उसमें जाके चिपक जाता है, फिर हमारे बॉडी में चला जाता है ना। तो ऐसा होता है साइकिल इन लोगों का, है ना। तो ये साइकिल अगर अब हम खुले में कर रहे हैं तो ये तो आसानी से उनको प्रमोट कर रहे हैं। तो इसीलिए शौचालय के लिए उनको प्रमोट करना है कि भाई आपको हर घर में शौचालय, जैसे सरकार इसके लिए सहायता दे रही है तो उसका भी लाभ उठाए और बनवाए। तो ये भी आपको काउंसलिंग करना जरूरी है, ठीक है। अब उसके बाद है फोकसिंग ऑन सोशल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर। अब इसमें क्या के ऊपर में आपको फोकस करना है कि जो सोशल एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं,
जैसे कि हमारे सोसाइटी में बहुत सारा प्रॉब्लम आपको दिखेगा, लोगों का सोच सबसे बड़ा प्रॉब्लम, कल्चर्स को लेके प्रॉब्लम। कल्चर्स मतलब कैसे प्रॉब्लम, कल्चर से कैसे होता है बताइए। जैसे अब हिंदू मुस्लिम का तो जानते ही हैं, अब हिंदू वाले लोग कैसे रहते हैं, अपने बच्चों को कैसे बड़ा करते हैं, और मुस्लिम वाले अपने बच्चों को कैसे बड़ा करते हैं। तो उनमें भी स्वास्थ्य बीमारियां होती हैं, बट कई लोग क्या रहते हैं कि जागरूक नहीं रहते, ना इग्नोर कर देते हैं कास्ट कल्चर की वजह से, है ना। तो ये बीमारियां उसी वजह से ज्यादा बढ़ती है। अब जैसे कि पहले सिकल सेल का नाम सुने थे, पहले बहुत पहले नहीं था, ये अब आया है, इतना ज्यादा आया है। पहले साहू जाति लोग को बस होता था, है ना। अब उसके बाद अब हर जाति को होने लग गया है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, कॉन्सेंग्यूनेशन मैरिज, मतलब अपने ही ब्लड रिलेशन के साथ शादी करना, इससे जेनेटिक डिसऑर्डर सबसे ज्यादा होती है। तो लोग इससे अवेयर नहीं है ना। सब क्या सोचते हैं, अरे घर घर में शादी करेंगे तो क्या होगा, घर में ही रहेगी, बट ऐसा है क्या, सही तरीके से ये चीजें नहीं हो सकती, है ना। तो ये जानकारी आप उनको दे सकते हो। तो ये सब आप उनको क्यों दोगे, क्योंकि आगे उनको अगर स्वस्थ रहना है ना, अपने जिंदगी को बेहतर बनाना है, तो ये जानकारियां देना आज जरूरी है। क्योंकि कल के डेट में फिर वही काम करेंगे, उससे और बीमारियां फैल रही हैं, तो क्या मतलब, है ना। और अगर देखिए ये बीमारियां जो है इलाजेबल नहीं रहती हैं, सुनिए कभी इलाज है सिकल सेल का, भले आपको बोलते हैं इलाज है, नहीं है। थैलेसीमिया इसी का बीमारी है, ठीक है। और भी आपके जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें बच्चा IQ कम रहता है, इंटेलिजेंट नहीं रहता, है ना। ये सब इसी वजह से होती है। तो ये सारी चीजें आप उनको क्या दोगे, जो सोसाइटी के लोग हैं उनको आपको ये सारी चीजें बतानी है, सही तरीके से इनको सही वो बताने, बट उनको आप समझा नहीं सकते एक बार में, आपको धीरे धीरे समझाना है, ठीक है। क्योंकि हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले उनको तो सामाजिक जानकारी, जैसे कि मैंने बताया मैरिज को लेके बताना है, उसके बाद फिर पर्यावरण से रिलेटेड भी पहचान करना सिखाना है। अब जैसे कि पर्यावरण से रिलेटेड क्या क्या बताओगे, पेड़ ज्यादा काट रहे हैं आए दिन, है ना। तो उनको बता सकते हो, भाई पेड़ ज्यादा काटोगे तुम्हारे यहाँ ही बारिश नहीं होगी, पेड़ों की वजह से ही बारिश हो रही है, खेती कर पा रहे हैं, है ना। इतना जो गर्मी लग रहा है, फिर पेड़ कट रहा है तो लग रहा है। तो आप उनको ये सारी चीजें भी जानकारियां दे सकते हो, ठीक है। और साथ साथ में आप उनको क्या बता सकते हो कि अगर जो घरेलू जो यूज होने वाले जो कचरे हैं उनको सही तरीके से, मतलब डंप यार्ड करे, सही तरीके से क्या करे, उनका रिसाइकल करे, है ना। जबकि कचरे वाले आते हैं तो वो लोग भी क्या करते हैं, कचरे ले जाकर कहीं पर भी फेंक देते हैं, वो भी एक तरीके का सही डिस्पोजेबल नहीं है। उसके लिए तरीका क्या है, पहले तो कचरे को छाटना, कचरे को छाटना मतलब समझ रहे हो, आपने पढ़ा है BMW वेस्ट मैनेजमेंट, है ना। इसमें हम लोग गीला कचरा, सूखा कचरा, ये सब अलग अलग करते हैं। और सूखे कचरे को हम क्या करते हैं, सूखे कचरे को क्या करते हैं, हाँ रिसाइकल करते हैं। और उसमें भी हम देखते हैं गीले कचरे को हम क्या करते हैं, ना तो जला सकते हैं, हाँ कंपोस्टिंग खाद बनाते, ठीक है। तो ये चीजें हॉस्पिटल में भी जानते हो, इतना सारा पर डे, एक हॉस्पिटल का अगर कचरा गिनोगे तो सोचिए कितना टन निकलता है ना। और प्लस हमारा इंडिया तो इतना होशियार है कि दूसरे कंट्रियों से भी कचरा ले लेता है ना। इसीलिए इतना दिल्ली में जाओगे देखना पूरा कूड़ा कूड़ा कचरा दिखेगा, है ना। तो ये जो कचरे हैं इनको सही तरीके से अगर रिसाइकल करें तो सही तरीके से क्या होगा, हमारा इन्वायरमेंट भी अच्छे से रहेगा। तो ये चीजें हमें सिखानी जरूरी है, एक साथ हम फेंक देते हैं, हर चीजें अलग अलग नहीं करते। तो ये भी हमारे लिए एक तरीके का क्या है, बहुत ज्यादा नुकसान है करके आपको इनको सिखाना है। और हॉस्पिटल में तो स्पेशली, लेकिन शुरुआत आपसे होगी पहले, क्योंकि भाई हॉस्पिटल का गंदा कचरा आप कलेक्ट कर रहे हो पहले। तो आपको जो BMW में कितने डस्टबिन होते हैं, 4, कौन कौन से, ये क्वेश्चन में आ सकता है है ना। चलिए बताइए कौन कौन से होते हैं। देखिए जर्नल का छोड़ दीजिए, जर्नल को अब नहीं काउंट हो रहा है। WHO ने नया रूल निकाला है, उसमें बोला है कि रेड कलर होता है, येलो कलर होता है, ठीक है, और आपका ब्लू कलर होता है, ठीक है। ये करके आपके ब्लू हो गए। और एक जर्नल वेस्ट के लिए, वो तो कभी कभी ग्रीन में भी दे देगा या ब्लैक में भी दे देगा, उसका कोई परमानेंट कलर कोड नहीं बनाया गया है, ठीक है। और एक होता है व्हाइट, ठीक है, जिसको हम पंचर प्रूफ कंटेनर बोलते हैं। पंचर प्रूफ कंटेनर मतलब क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम निडिल, है ना, जितने भी निडिल वाले हैं, जैसे आप सर्जिकल ब्लेड वगैरह यूज करते हो, इंसुलिन के लिए प्रिक करने के लिए निडिल यूज करते हो, ये सब हम उसमें फेंकते हैं, क्योंकि इसको बाकी कचरों के साथ नहीं फेंक सकते। और इनको कभी भी रीयूज भी नहीं किया जा सकता,
है ना। ये नीडल को हम कैसे रीयूज कर सकेंगे, इसमें मेटल में जंक लग जाता है और इनको जल्दी कहीं भी फेंक भी नहीं सकते और इनको सालों साल केमिकल में डुबा के रखते हैं, तब जाके ये धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होते हैं, ये लोहे वाले। तो इसके लिए अलग हम लोग का रिसाइकल रहता है, इसलिए इसको व्हाइट वाले कंटेनर में रखते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आएगा, ये व्हाइट वाले कंटेनर में क्या रखते हैं जिसकी वजह से ये धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होता है। तो 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड लिख के रख लेंगे। 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड कितना परसेंट रखते हैं, 1%। ठीक है, तो ये क्या करता है, धीरे धीरे ये जो निडिल वाली चीजें हैं, है ना, इसको क्या करता है, धीरे धीरे गलाता है ना। इसमें सालों साल लग जाते हैं, बट हमें उसी में भिगा के रखना है। ठीक है, उसके बाद रेड की बात करूं मैं, रेड को हम लोग क्या बोलते हैं, इसमें रेड में हम इनफेक्टेड प्लास्टिक को रखते हैं। इनफेक्टेड प्लास्टिक मतलब जानते हो, हाँ, बट नहीं, सब प्लास्टिक नहीं रखेंगे। इनफेक्टेड प्लास्टिक का मतलब क्या समझ रहे हो, इनफेक्टेड, हाँ, वेनफ्लॉन है, और हाँ, यूरिन बैग है, और हाँ, कैथेटर आ गया, और हाँ, तो ये सब इन्फेक्टेड है। अब यहाँ पे पानी बोतल है, पानी बोतल डालोगे इसमें, नहीं डालेंगे, तो वही चीज है, ध्यान रखेंगे, है ना। पानी बोतल को क्यों नहीं फेंकना है, वो इन्फेक्टेड नहीं है ना, है ना। तो उसको हमें क्या करना है, ब्लैक जो या ग्रीन जो हमारे लिए सिलेक्टेड जर्नल वेस्टेज का डस्टबिन है उसमें डालना है। ठीक है, इसमें आप क्या क्या डाल सकते हो, ग्लव्स डाल सकते हो। ठीक है, ग्लव्स के साथ जितने भी आपके जो हॉस्पिटल यूज होने वाले डिस्पोजेबल प्लास्टिक है, सीरिंज वगैरह है, कैनुला का जो है, ये कैथेटर बैग वगैरह है, ये सब इसमें डाल सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद येलो की बात करें, येलो मतलब जानते ही हो, येलो कौन सा है, एनाटॉमिकल वेस्ट के लिए बनाया गया है। किसके लिए बनाया गया है, एनाटॉमिकल वेस्ट। एनाटॉमिकल मतलब हमारे शरीर के जो पार्ट्स हैं, वो जब हम वेस्टेज काटते हैं, जैसे अगर ऑपरेशन होता है, जैसे किडनी का ऑपरेशन हुआ, बड़ा बड़ा ऑपरेशन हुआ, खून निकलता है, बॉडी का थोड़ा थोड़ा टुकड़ा पार्ट्स निकलता है, अब इसको किसमें फेंकोगे, येलो में। ये क्या है, इसका हम रिसाइकल नहीं करते, ये एकदम एनाटॉमिकल इन्फेक्शियस वेस्ट है। इसको कभी भी डस्टबिन में डायरेक्टली हाथ भी मत डालना, वरना फिर आपको भगवान मालिक है, कोई नहीं बचा सकता, है ना। सड़े गड़े चीजों को इसमें डालते हैं, इवन आपका वोमिटिंग, फीसेस, उल्टी, यूरिन अगर है उसको भी इसमें खाली कर सकते हो। ब्लड वाला जितना भी सना हुआ कॉटन वगैरह है सब इसके अंदर डाल सकते हो। इवन जो आपका पीपीई, पीपीई में पता है ना, इन्फेक्टेड लिक्विड जाके चिपक गया, उसको येलो में नहीं फेंक सकते, वो रिसाइकल होगा, इसीलिए हम इसको येलो में फेंकते हैं, रेड में नहीं फेंकना है उसको, है ना। पीपीई में जितना भी आप यूज करो सब किस में जाएगा, आपका येलो में, याद रखना। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है, ब्लड बैग किस में फेंकते हैं, ब्लड जो बैग आता है खाली हो जाता है, हाँ, येलो में, बट कभी कभी याद रखना उसको अलग छोटा येलो में रखा रहता है, तो वहां फेंकना रहता है, क्योंकि उसको रिसाइकल के लिए देना रहता है ना। तो इसीलिए हम कभी कभी अलग रख देते हैं। अगर वहां पे अगर आपके हॉस्पिटल की पॉलिसी हिसाब से फॉलो होती है, हॉस्पिटल पॉलिसी बोलता है कि नहीं रिसाइकल नहीं होगा, तो आप उसको उसी में डाल दो। अगर बोलेंगे रिसाइकल, तो अलग छोटा येलो डस्टबिन रहता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, हाँ, थ्रू आएगा। तो यहाँ पे अगर वो पूछेगा कि आपके पास में 2 येलो कंटेनर है, जिसमें एक में तो आप एनाटॉमिकल वेस्ट भेजो, दूसरे में क्या फेंकोगे, तो याद रखना ओनली ब्लड बैग। ठीक है, और वो किसी चीज के लिए नहीं रहता। ठीक है, अब ये हो गया। अब साथ में इसमें और कौन सी चीज डिस्कार्ड करते हैं, क्वेश्चन ये भी है। तो इसमें आप एनाटॉमिकल के अलावा एक्सपायरी मेडिसिन, एक्सपायरी मेडिसिन जानते हो ना, एक्सपायरी मेडिसिन उसको कैसे फेंकना है, प्रैपर के साथ नहीं फेंकना है, याद रखिएगा। एक्सपायरी मेडिसिन को लेना है, क्रश करना है, कॉटन में उसको ऐसे डीप करना है और फिर फेंकना है डस्टबिन में, समझ गए। चाहे बचा हुआ कुछ लिक्विड वाला भी इंजेक्शन है, उसको भी कॉटन में फ्लश करोगे और उस कॉटन को उसमें डालोगे, ऐसा इसका प्रोटोकॉल रहता है। डायरेक्टली जाके रैपर पकड़ के डस्टबिन में फेंक दिए, ऐसा नहीं। उसमें रैपर में क्या है, प्लास्टिक वाला भी है, कुछ चीजें जर्नल वेस्ट वाले भी है, तो आप उसको ऐसा नहीं फेंक सकते। इवन एक्सरे जो आपके फिल्म वगैरह है, ये भी येलो में जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक्सरे फिल्म मतलब जानते हो ना, एक्सरे फिल्म में कितना ज्यादा हार्मफुल रहता है, इसलिए इसको येलो में ही फेंकना है। ठीक है, अब प्लास्टिक टाइप का है करके आप रेड या फिर जर्नल में नहीं फेंक सकते, याद रखिएगा इस चीजों को भी। ठीक है, अब बच गया हमारा ब्लू वाला। ब्लू में क्या क्या जाता है बताइए, इसमें बस 2-3 चीजें जाती हैं। क्या क्या जाती हैं, हाँ, एम्प्यूल वाल, वो भी ग्लास की। एम्प्यूल वाल पे बोलने से पहले ग्लास वेयर आइटम बोलना है। ग्लास मतलब कांच की चीजें, जैसे कांच के आपके एम्प्यूल वाल है ना। और साथ में मेटल भी डाल देते हैं, मेटल मतलब जानते हैं ना,
जैसे मेटल का दांत लगा रहता है किसी का, या आजकल हार्ट वाला जो इम्प्लांटेशन होता है, ये सब मेटल्स के होते हैं, इसको भी हम इसके अंदर डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन में अगर आते हैं कि इस सामान को किसने फेंकना है, तो आप उस चीज को ध्यान रखेंगे पहले, है ना? समझ गए पूरी तरीके से? चलिए, तो अब हमारा बात था कि इंश्योरिंग द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। अब ये पॉइंट में क्या करना है, हमें लोगों को क्या करना है, सामुदायिक भागीदारी के रूप में उनको सुनिश्चित करना है, क्योंकि एक व्यक्ति जो है पूरे लोगों का ठीक नहीं कर सकता है। कर सकता है क्या? आप लोग वहां पे 5 बस स्टाफ देता है गवर्नमेंट, कितने स्टाफ देता है? सब सेंटर में 5 बस देता है, तो क्या 5 पूरे गांव को हैंडल कर सकता है? नहीं। तो यहाँ पे आपको लोगों को क्या करना है, इंकरेज करना है कि आपका साथ दे, है ना? तो कैसे साथ देने के लिए बोल रहा है? ऐसा नहीं कि आके सब इंजेक्शन लगाए, ऐसा थोड़ी बोलोगे कि भाई तुम भी आओ, रोज तुम भी इंजेक्शन लगाओ हमारे साथ, ऐसा नहीं बोलना है। बस आपको सपोर्ट में ये बोलना है कि जो आपके आसपास लोग बीमार पड़ रहे हैं, आप उनको क्या भेजो, हॉस्पिटल भेजो, उनको समझाओ। एक को समझा के भेजे, उसको बोलो आप 4 लोगों को बताओ। जैसे पोलियो वैक्सीन जब लगता है तो हम बोलते हैं ना, आप बता देना आपके पड़ोसी में और कोई होगा तो लग रहा है वैक्सीन, ऐसे गांव में बोलते हैं। समझ में आ रहा है? तो यही कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है। अगर एक को आप हेल्प किए तो ऐसा नहीं घर घर जाके सबको बताओ, तो एक जन को अच्छे से समझा दो ताकि वो चारों तरफ फैलाए। समझ गए? तो यहाँ पे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हम इसी को बोलेंगे जिसमें सब लोगों को इन्वॉल्व होना है, एक मैसेज को सबको ट्रांसफर करवाना है, तो ये कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कहलाता है। समझ गए? क्लियर है यहाँ तक? तो ये सब क्या है भाई, रोल है आप लोगों का, जिम्मेदारी है, जो वहां पे काम करेंगे एनएम और एमपीडब्ल्यू स्टाफ एक सब सेंटर में। ठीक है, समझ गए? अब इसका इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। अब ये जो स्वास्थ्य जानकारी आप क्यों दे रहे हो, कम्युनिटी में ही क्यों दे रहे हो, क्यों मतलब इतना लोगों को जागरूक कर रहे हो, है ना? तो इसके पीछे का जो महत्व है, यानी कि इसका जो इम्पोर्टेंट है, सबसे पहला तो ये आपको हेल्प द आइडेंटिफाइड रिड्यूस द हेल्थ रिस्क एंड कम्युनिटी, यानी कि एक तरीके से स्वास्थ्य में जो आपकी जोखिमों का पहचान करने में सही समय में आपका हेल्प करती है। अब जैसे कि मैंने बताया, शुगर रहता है, बहुत लोगों को पता नहीं चलता है ना। अब वो व्यक्ति कभी हॉस्पिटल भी नहीं जाता है, कैसे पता चलेगा? और शुगर के स्टार्टिंग लक्षण क्या रहता है? बहुत बार पेशाब जाता है ना, सर दर्द देगा, चक्कर जल्दी से आ जाता है, तुरंत पसीना आ जाता है, घबराहट लगता है, सांस नहीं ले पाता है। बट उसको सोचेगा कि अरे मैं ज्यादा काम किया इसीलिए ऐसा है, बट ऐसा नहीं रहता एक्चुअल में, है ना? तो आपको वही चीजें उसको सबसे पहले क्या करनी है, आइडेंटिफाइड करने सिखानी है। यानी कि वो जो व्यक्ति है हॉस्पिटल में आता है तो उसको जांच करना है, उसको समझाना है कि ये जो छोटी छोटी बीमारियां हैं कभी भी हो सकती है, तो आप इसको ईयरली आ सकते हो, या फिर आपका जो भी शेड्यूल बना लो, 5 महीने में एक बार, और हर महीने में तो कुछ जल्दी हो जाएगा, है ना? साल में एक बार तो रूटीन चेकअप जरूरी है ना? हर साल अगर आप करवाते रहेंगे तो कोई भी बीमारियां अगर हो रही हैं तो आपको पकड़ में आ जाएंगी। अगर बीमार है तो जाना ही है, ऐसा नहीं 1 साल बोले थे मैडम तो 1 साल में जाना है, ऐसा मत बोल देना उसको। बीमार पड़ा तो तुरंत जाना है, बट बीमार नहीं पड़ रहा है उस बात की बात कर रही हूँ कि 1 साल में 1 बार जाना है। समझ गए? तो इससे हम क्या करेंगे, उसकी होने वाली बीमारियों को वहां पे पहचान करेंगे, उसको समझाएंगे, सही समय पे उसका इलाज करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमें कम्युनिटी हेल्थ की जरूरत है, यानी कि हम लोगों को क्या करते हैं, सही समय पे जागरूक करते हैं, क्योंकि कम्युनिटी में एक जन बीमार हुए फिर सब बीमार होंगे। समझ रहे हो ना बातों को? जैसे कोविड को देखे हो, दूसरे गांव बीमारी होता था, गांव सील कर देते थे, इसीलिए दूसरे गांव का व्यक्ति हमारे गांव में दिखा तो खैर नहीं, मतलब एक व्यक्ति बीमार तो सब बीमार, क्योंकि सब एक दूसरे के घर में बैठने उठने जाते हैं गांव में, है ना? तो इसीलिए जरूरी है लोगों को समझाना और उनको पहचानना सिखाना कि बीमार रहते हैं तो कैसे फील होता है। ठीक है, इसीलिए कम्युनिटी हेल्थ जरूरी है। उसके बाद इंकरेज द अर्ली डिटेक्शन प्रिवेंशन ऑफ डिसीज। अब इसमें हमें क्या करना है, लोगों को बीमारियों के लिए शीघ्र पहचान करना और उसको रोकने के लिए उनको बढ़ावा देने के लिए सिखाना है। अब जैसे कि हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो बोलेंगे कि आपको थोड़ा सा भी सर्दी जुकाम हो रहा है, जो ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा फैल रहा है ना, तो आप जल्दी से हॉस्पिटल आए, हमें बताएं, हम उसके हिसाब से आपका इलाज करेंगे। ठीक है, अगर वो बीमारियां फिर जल्दी ठीक हो जाएंगी तो आप ज्यादा बीमार नहीं पड़ोगे। बार बार बुखार आ रहा है बट आते नहीं है हॉस्पिटल, और लास्ट में पता चलता है टाइफाइड हो गया, टाइफाइड के बाद फिर मेनिंजाइटिस हो गया, ब्रेन में सीधा बुखार हो गया, जानते हो ना मेनिंजाइटिस, फिर उससे फिर बचना नामुमकिन है, बहुत दिक्कत होता है, कोमा में चला जाता है या फिर डेथ। ठीक है, 2 ही ऑप्शन रहता है। तो आपको उसको क्या करना है, उसको इंकरेज करना है, भाई बीमार पड़े ज्यादा मत सोचो, चुपचाप हॉस्पिटल जाओ, सब सेंटर जाओ, भले वहां आपका पूरा इलाज नहीं है बट आपको जानकारियां जो दे रहे हैं उससे आपका काफी हद तक
ठीक होगा, क्योंकि वहाँ हर बीमारियों का इलाज नहीं है। आपको पीएससी भेज देंगे तो आप बोलोगे वहां भेजते वहां भेजते, इससे अच्छा नहीं जाऊंगा। ऐसा उनके मन में अवधारणा पैदा मत होने देना। उनको बोलना कि भाई ये गवर्नमेंट का रूल है, हमारे यहाँ जितना हो पाएगा, अगर बड़ी बीमारी है हम आपको वहां ट्रांसफर करेंगे, अगर आपको नहीं होना है तो आप सीधा प्राइवेट में कहीं जा सकते हो, बट हम इससे सजेशन ले सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको उनको डिटेक्शन के बारे में सिखानी है, ठीक है। और उसके बाद में क्या सिखाना है, इम्प्रूव द हेल्थ लिटरेसी एमंग पीपुल। अब यहाँ पे लिटरेसी लेवल मतलब जानते हो, जो पढ़े लिखे लोग रहते हैं, जो अनपढ़ भी रहते हैं, उन लोगों को सिखाना रहता है हेल्थ के बारे में। और आजकल क्या होता है, पढ़े लिखे लोग ज्यादा स्वस्थ रहते हैं, ऐसा है क्या? वो लोग जस्ट उल्टा हो गए, है ना। अब जो अनपढ़ लोग हैं वो लोग ज्यादा अच्छे से रहते हैं, और पढ़े लिखे लोग नहीं रहते। वो लोग दिन भर बाहर का खाएंगे, है ना, दिन भर बाहर खाएंगे, बीमार पड़ेंगे, एक तो अपने से टैबलेट ले लिए, हम डॉक्टर हैं, ठीक हो गए, ऐसा। और वहीं पे गांव के लोग बढ़िया खाएंगे, थोड़ा सा बीमार होंगे, डॉक्टर के पास जाके सही तरीके से इलाज कराते हैं। अब इसमें से अच्छा व्यक्ति कौन है बताइए? गांव के लोग, मतलब जो इलिटरेट लोग हैं। तो यहाँ पे आपको दोनों को समझाना है ना। अब चलो गांव वाले लोग को इसलिए समझाना है क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, क्योंकि वो लोग लाइटली लेते हैं हर बीमारी को, क्या करते हैं, लाइट ले लेते हैं। लाइट मतलब समझते हो ना, कि हल्के में ले लेते हैं। जैसे मान के चलो शुगर है, बोल दिए रोज आना है आपको चेकअप के लिए, एक दिन आया, फिर अरे रोज वही परको कर देते हैं। नर्स लोग बहुत गंदे हैं, बराड़ दर्द देता है, वो आते नहीं है, जानते तो हो ना। तो उनको इनकरेज करना है कि वो लोग निगलेक्ट ना करें। और शहर के लोग आते ही नहीं है, तो उनको इनकरेज करना है कि भाई तुम आओ। और उनको एक बार बीमारी पता चल जाती, फिर शहर के लोग डेली आएंगे आपके पास, उनको पहले पता कराना जरूर रहता है। तो ये दोनों चीजों को सिखाने जरूरी है आपको, ठीक है। उसके बाद है बिल्ड अप अ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी वर्क प्लेस। अब इसके लिए हमें क्या करना रहेगा, उनको अंदर से ऐसा फीलिंग लाना है कि आप स्वस्थ कब रहेंगे, जब आप अपने चारों तरफ को स्वस्थ रखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक मजबूत क्या बनाना है, उनका स्वास्थ्य कार्यबल। यानी कि जब आप सो के उठते हैं, सुबह एक्सरसाइज करें, सही तरीके से खाना पीना खाएं, सही टाइम पे खाएं, करके ये चीजें आपको सिखानी है, ठीक है। लास्ट में रिड्यूस द बर्डन हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर सिस्टम। अब जैसे देखो, अगर हमारे अस्पताल नहीं रहते, जैसे पहले जमाने में जानते हो ना, हॉस्पिटल नहीं था, नहीं थे, सब कैसे करते थे, है ना। जैसे पहले हैजा टाइफाइड फैलता था, कोई इलाज नहीं, हाँ मर जाते थे एकदम लार्ज वो में, है ना। अब क्या है, सारी सुविधाएं हैं, बट अभी कोविड के समय में देखे क्या हाल था, क्या हाल था, फुल थे। तो वही चीजें नहीं होनी चाहिए, हॉस्पिटल पे बर्डन नहीं होना चाहिए। अगर आप अवेयर हो, है ना, आप अवेयर हो, सही तरीके से जिंदगी जी रहे हो, कोई भी आप मतलब अपने आप को हार्मफुल वाली जिंदगी नहीं जी रहे हो, क्योंकि हमें तो सबको पता है अब, है ना, कि भाई स्वस्थ रहने के लिए क्या करना है, तो उसको फॉलो भी करना है, दूसरे को भाषण जैसा नहीं देना है ना, खुद भी फॉलो करना है। इससे क्या होगा, हॉस्पिटल का भी बर्डन कम होगा। अब सब मरीज जाते जाएंगे, कोई स्वास्थ्य नहीं रहेगा तो इलाज भी कौन करेगा, ऐसा हो जाएगा ना। तो इसलिए सारी चीजें हॉस्पिटल पे ही भरोसे वाली नहीं रखनी है, खुद से भी अपनी जो स्वास्थ्य जीवन शैली है उसको अपनाना है, ठीक है। तो ये चीजें आपको लोगों को सिखानी है, तभी क्या होगा, हॉस्पिटल का बर्डन भी कम होगा, लोग ज्यादा बीमार कम पड़ेंगे, और हॉस्पिटल भी में भी क्या रहेंगे, कम मरीज दिखेंगे, तो सब हेल्दी भी रहेंगे, उन लोग को भी थोड़ा वो रहेगा, है ना। क्योंकि अब ऐसा नहीं सभी बीमार पड़ के हॉस्पिटल जा रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीजें आपको कम्युनिटी में ही सीखने को मिलेगी, इसीलिए कम्युनिटी हेल्थ हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ना। क्योंकि हम इसमें सबके लोगों के बारे में सोचते हैं, किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं सोचते, ठीक है। इसमें हम ओवरऑल सभी व्यक्तियों के बारे में सोचते हैं, सबको स्वास्थ्य जानकारियां सेम जैसे देते हैं, जैसे जैसे उनका बीमारी रहता है उस हिसाब से, ठीक है। इसीलिए कम्युनिटी हेल्थ के बारे में जानना जरूरी है, ठीक है। समझ में आ गया इंपॉर्टेंस। अब उसके बाद हम देखेंगे कि जो प्रैक्टिस है ना, जो हेल्थ प्रैक्टिस है वो कौन कौन सी है। यानी कि यहाँ पे जो आप लोग जो काम करते हो, है ना, तो वो किस पे काम करते हो। हॉस्पिटल में जैसे हम वर्क करते हैं, तो हमारा मेन उद्देश्य क्या रहता है, कि हम इस तरीके का जानकारी यहाँ देंगे। तो यहाँ पे आपके जो कम्युनिटी प्रैक्टिस में जो यहाँ पे दिख रहा है वो क्या क्या है, प्रैक्टिसेस मतलब काम क्या क्या करोगे, ठीक है। तो सबसे पहला है, देखिए, हेल्थ एजुकेशन, स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट हाइजीन, न्यूट्रिशन एंड प्रिवेंशन। सबसे पहला काम है भाई कि आपको स्वास्थ्य शिक्षा देना है लोगों को। ये पहला आपके दिमाग में काम आना चाहिए। कोई भी व्यक्ति आए, चाहे वो ठीक रहे चाहे नहीं ठीक रहे, सबसे पहले आप उसको जानकारी दोगे स्वास्थ्य के बारे में। जैसे बताया ना, मरीज पहले आ रहा है तो सबसे पहले आप उसको जानकारी दोगे, ठीक है। आप देखे आया है एकदम बाल अजीब से बिखरे हुए हैं, नहाया धोया नहीं, आप स्मेल आ रहा है, तो सबसे पहले उसको डांटना है कि भाई आपको फ्रेश रहना सीखना है, पहले नहाना धोना सीखना है। बीमारी का रीजन यही है
यही से शुरुआत करना है। ये नहीं पूछना है क्यों आया है, एक दवाई देके घर भेजने वाला काम नहीं करना है, पहले जानकारी देना है, ठीक है। तो ये काम पहले करना है, आपका पहला काम है, याद रखेंगे। हेल्थ एजुकेशन देना, यानी कि स्वास्थ्य शिक्षा देना, जिसमें आप स्वास्थ्य कैसे रहना है, पोषण आहार, रोगी की रोकथाम, ये सारी चीजें आप उसको बताओगे, ठीक है। दूसरा में क्या करोगे, इम्यूनाइजेशन एंड ड्राइव्स। इम्यूनाइजेशन मतलब हम उनको क्या करते हैं, बीच बीच में शिविर लगाते हैं, वैक्सीनेशन, वहां पे लेके जाना है और उनको जरूरत से जैसे जितनी वैक्सीनेशन है जो उनको लग सकता है वो लगवानी है, ताकि वो फ्यूचर में भी क्या रहे, सेफ रहे, ठीक है। ये आपका सेकेंड काम है, वैक्सीनेशन के बारे में लोगों को जागरूक करने का। थर्ड काम है सैनिटेशन, सैनिटेशन प्रोग्राम। सैनिटेशन प्रोग्राम मतलब आपको वही है कि हमें साफ पानी और शौचालय और कचरा प्रबंधन को क्या करना है, ठीक करना है। सैनिटेशन मतलब शौचालय है ना, इसको आपको बताना है लोगों को कि सही जगह में होना चाहिए, है ना। और डिस्पोजेबल यानी कि जो कचरा है उसको भी सही जगह में ही यूज करना है ना। ये सारी चीजें आप उनको बताओगे। तीसरा काम रहेगा मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज के बारे में बताओगे। तो इसमें क्या बताओगे, जैसे जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको, जैसे मैंने बताया कि मैं आपको 9 महीने में 4 बार चेकअप के लिए आना है, ये जानकारी देना है। प्लस जो बच्चा भी पैदा हुआ है उसको कब कब वैक्सीन लेसन लगेगा उसके मम्मी पापा को बताओगे, है ना। उनको खाना पीना कैसे खिलाना है, बच्चे को 6 महीने तक क्या देना है, मदर माँ का ही दूध देना है, उसके बाद कैसे खाना पीना शुरू करना है, ये सारी जानकारियां आपको देनी है। ये आपका चौथा काम रहेगा, ठीक है। उसके बाद में पांचवा काम क्या रहेगा, न्यूट्रिशनल सपोर्ट। न्यूट्रिशनल सपोर्ट मतलब अभी के जानते हो बच्चे लोग, है ना, सही खाना खाते हैं क्या, पैदा हुए चिप्स पकड़ा देते हैं, है ना। चिप्स पकड़ाने की वजह से फिर उनका वजन ही नहीं बढ़ता, क्योंकि खाना तो चिप्स वाला नहीं है। जैसे आपने देखा होगा चिप्स पैकेट फूड, उसको केमिकल डाला जाता है ताकि वो सालों साल खराब ना हो। और अगर जो नेचुरल चीजें हैं 2 दिन में खराब हो जा रही है वो हमारे शरीर के लिए सही है, क्योंकि भाई वो हमारे शरीर के लिए क्या होंगी, जरूरत के समय तक काम आएंगी, फिर वो हो जाएंगी। बट वो जो केमिकल वाला खा रहे हो क्या पता हमारे शरीर में भी वैसी बहुत दिन तक रहे और हमें नुकसान पहुंचाए। जैसे मैदा, है ना, मैदा जानते हो ना कितने दिन में डाइजेस्ट होता है, कितने दिन लगते हैं, कुछ आइडिया है। महीने भी लग जाता है, कभी कभी ज्यादा अमाउंट में लग लिए तो उसको सालों भी लग जाता है। फिर उसी वजह से क्या होता है, इंटेस्टाइनल आपकी जो आंत होती है उससे बीमारियां शुरू हो जाती है ना, वहीं पे ही। तो इसीलिए आपको उन लोगों को क्या समझाना है, सही खाना क्या है, संतुलित आहार क्या है, इसके बारे में सिखाना है। और उनको डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लीमेंट एंड हेल्थी मील के बारे में सिखाना है। जैसे जानते हो ना आंगनबाड़ी में हम बच्चे लोग को खाना पीने के लिए भी सिखाते हैं, देते भी है दलिया, जानते हो ना। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएगा, आप उनको डिस्ट्रीब्यूट करोगे फूड सप्लीमेंट, क्योंकि बहुत जो गरीब बच्चे होते हैं उनके लिए सहायता रहता है। और जो आजकल सरकार द्वारा मिड डे मील स्कूल गांव में चलता है, गांव के स्कूलों में चलता है, उसके बारे में बता सकते हो, है ना। और उसके बाद में स्क्रीनिंग एंड सर्वाइलेंस। स्क्रीनिंग एंड सर्वाइलेंस का मतलब क्या होता है कि हम उनका बीमारियों का चेकअप करेंगे सही समय पे। और सर्वाइलेंस, सर्वाइलेंस मतलब जैसे जो बीमारियां फैल रही हैं, जैसे दूसरी जगह से दूसरी जगह फैलने वाली बीमारियों के बारे में रोकथाम सिखाना है। जैसे मलेरिया है, टीबी है और HIV, ये बीमारियां क्या होती हैं, ज्यादातर फैलती हैं। अब गांव के लोग क्या रहते हैं, टीबी भी है वहीं पे सबके सामने खास रहे, तो दूसरे वाले व्यक्ति को होगा ना। टीबी मतलब जानते हो ना कितना खतरनाक बीमारी है। हाँ, ड्रॉपलेट से, छींकने खांसने से फैलता है। उसके हाथ में फिर क्या हो जाएगा, अगर हैंड शेक कर रहा है, बार बार ऐसे छींक रहा है, हाथ नहीं धोया, दूसरे से हाथ मिला ले तो भी फैलेगा, है ना। उसका बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम बहुत खतरनाक रहता है, ठीक है। और टीबी ऐसा नहीं कि बस ओनली खांसने छींकने का ही सिम्टम दिखाए, समझ में आ रहा है। टीबी जानते हो ना, ब्रेन में भी होता है, हड्डी में भी होता है, आपके पेट में भी होता है, हर जगह टीबी होता है। अब कई लोग सोचते हैं बस लंग्स में ही टीबी होता है और उसका सिम्टम खांसना छींकना ही है 6 महीने तक, ऐसा सोचते हैं। बट ऐसा नहीं है, है ना। अब नया नया टीबी भी आ गया है, ये टीबी ये देखने वाला टीबी नहीं है, ठीक है। HIV को तो जानते ही हैं, इसका जो वो है सिम्टम्स है, अगर जैसे मान के चलिए किसी HIV व्यक्ति के कांटेक्ट में आ रहे हैं तो आपको तुरंत नहीं पता चलेगा। ये क्या करता है, हमारे जो CD4 काउंट, जो हमारे सेल होते हैं जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखते हैं, उनको मार देता है और 10 साल के बाद अपना बूस्ट करता है, अपना दिखाता है असर। ये क्या हो गया, 10 साल यहाँ पे लिख के रखेंगे, इनक्यूबेशन पीरियड 10 साल का रहता है। सोचिए 10 साल तक चुपचाप आपके बॉडी में बैठा रहेगा एक तो घर बनाकर, और 10 साल के बाद बूस्ट, और उसके बाद फिर क्या, आपको कुछ इलाज नहीं कुछ दिन बाद भगवान के पास समझ गए। तब इसको पहचानोगे कैसे, 10 साल तक कैसे पता चलेगा। तो ये चीजें तब पता चलेगी जब आप ऐसे व्यक्ति के कांटेक्ट में आए हो,
है ना। तो आप अगर उनका ब्लड शेयरिंग हुआ है ना, या फिर रिलेशनशिप हुआ है, तो ये सबसे पता चलेंगी, है ना। और आप अगर बीच में जांच भी करवाते हो तो अब इसमें रिएक्टिव प्रोटीन चेक किया जाता है। अगर वो एलाइजा वगैरह में आपका कुछ सिम्टम दिखता है तो वो लोग आपको बोलेंगे पहले अभी जिस दिन कॉन्टेक्ट में उस दिन कराए, फिर 3 महीना, फिर 6 महीना, ऐसा फिर साल में, ऐसा आपको जांच करवाना है इतने इतने दिन बाद, है ना। तो ये बीमारियां तब पकड़ आ सकती हैं, ठीक है। और सेकंड क्या, अगर आपको बीच बीच में हर बार बुखार आ रहा है, अन रीजन की वजह से, बिना रीजन का वेट लॉस हो रहा है, तो ये सब इसकी प्राइमरी सिम्टम रहते हैं, जिसको व्यक्ति लाइटली ले लेता है कि बुखार तो सबको आता है, बट वो हर महीने में आ रहा है, हर 2-3 महीने में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं से मतलब एक लक्षण देती है कि आपके बॉडी के अंदर बीमारियां हैं। वरना अगर साल में एक बार ही बीमार नहीं पड़े हो मतलब हेल्दी हो, अगर साल में आप 3-4 बार बुखार आ गया बिना मतलब का, तो समझ लेना अंदर क्या है, कोई गंभीर बीमारियां हैं, समझ गए। तो ये चीजें आपको पेशेंट को भी सिखानी है। तो ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस करनी है, लोगों को सिखानी है ये सारी चीजें, ठीक है। ये आपका कम्युनिटी हेल्थ में आता है, ये आपका मेन रोल रहता है, इन्हीं सब के बारे में आपको रटना है, यही सब आपको पेशेंट को बताना है, क्योंकि दवाई आप नहीं दे सकते, है ना। यही सब जानकारी आप उसको देके ठीक कर सकते हो, ठीक है। समझ गए यहाँ तक, कुछ डाउट है? नहीं, तो उसमें रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आता है, बट उसको ट्रेस किया जाता है इन्फेक्शन, उसका बैक्टीरियल, उसका जो वायरस की वजह से होता है, आपका ये ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, तो ये वायरस को डिटेक्ट किया जाता है, उसका कुछ भी यहाँ पे सिम्टम मिल जाता है, उसी के हिसाब से ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है। और जैसे आप लोग हॉस्पिटल में काम करते हो, है ना, हॉस्पिटल में पता चला HIV मरीज आया है, आप उसको बिना ग्लव्स पहने जाके कलर लगा दिए, तो अब आप क्या हो गए, एक तरीके से वो हो गए ना, इन्फेक्टेड उसमें आ गए, है ना। तो आपके साथ क्या होगा, एक तो इमीडिएटली आपको क्या करना रहेगा, हॉस्पिटल भेजेंगे आपको, वो भी कौन सा हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। गवर्नमेंट हॉस्पिटल आपको 72 घंटे के अंदर जाके आपको HIV का जो किट आता है, टैबलेट आता है 1 महीने का, उसमें से 1 डोज लेना जरूरी है, और उसी टाइम में 1 महीने तक डोज लेना है, एक भी दिन भूले कोई मतलब नहीं, इतना खतरनाक रहता है बीमारी। तो अगर आप शुरू में आ गए उसके कांटेक्ट में, आपको 1 महीने तक उसका प्रोफिलैक्सिस फॉलो करना है, दवाई अगर आपने फॉलो किया सही तरीके से तो आपको ये बीमारी छूमंतर हो जाएंगी, आपके बॉडी में नहीं रहेंगी। उसके बाद आपको क्या करना है, चेकअप कराना है 3 महीने में, 6 महीने में, साल में, ऐसा अगर आपको पता है कि आप किसी HIV व्यक्ति के कांटेक्ट में आए हो तो, समझ गए। ऐसी हर बीमारियों के लिए होती है, जैसे हेपेटाइटिस अभी सीवियर बीमारियां हैं, है ना, हेपेटाइटिस C और B, बट B का इलाज है, वैक्सीनेशन है, पहले से लगाए हो तो, है ना। C का कोई वैक्सीनेशन नहीं है, ठीक है। तो ये बीमारियां भी क्या होती हैं, आप अगर मरीज आ रहा है, आप उसके सामने गए हो, तो ये हर चीजों से फैलती हैं, सलाइवा, आंखों का आंसू, उसका इवन उसके खांसने छींकने, लार, उसका यूरिन, उसका फीसेस, सबसे हेपेटाइटिस फैलता है, उसको आइसोलेट रखते हैं, इवन उसके कचरे को भी अलग सीधा फेंक देते हैं, कोई रीयूज नहीं, है ना। तो ये जो मरीज है, अगर आप इनका कांटेक्ट में आ रहे हो तो एट द टाइम आपका इसका पहले टेस्ट होगा आपका, उसके बाद आपको वैक्सीनेशन लगेगा। तो वैक्सीनेशन कैसे लगेगा, आज लगा है 1 महीने बाद लगेगा, उसके बाद 6 महीने बाद लगेगा, ऐसा 3 डोज रहता है इसका, ठीक है, वैक्सीनेशन का याद रखना है। और जांच भी आज कराए, 3 महीने में कराए, 6 महीने में कराए, 3 बार जांच, 3 बार इसका डोज रहता है, ठीक है। आप लोगों ने लगवाया है? कब बूस्टर तीनों हो गया है? क्योंकि इसमें ऐसा रहता है, अगर आपने पहला डोज लगवा ले, दूसरे महीने का भूल गए तो फिर से लगेगा, कोई मतलब नहीं, और फिर पहला दूसरा महीने लगा दे, 6 महीने वाला भूल गए तो भी कोई मतलब नहीं, फिर से लगेगा, ऐसा इसका रूल रहता है। वैसे HIV वाले का भी है, टैबलेट आपको 1 महीने के लिए दिया जाएगा, गवर्नमेंट से ये फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई होता है, इसको आपको 1 महीना लगातार खाना है, और 1 महीना अगर आपने नहीं खाया, कुछ भी दिक्कत हुआ तो फिर आपको फिर कोई नहीं बचा सकता, ऐसा है। हाँ, ART है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, वही है उसके, उसमें अलग अलग कंबाइन करके देते हैं, लेमडीवीर करके कुछ कुछ आता है, उसको 2 मेडिसिन को कंबाइन करके टैबलेट बना रहता है, तो वो सब देते हैं। तो ये सब आपको वे जानकारी देना जरूरी है मरीज को, है ना। तो ये सब आएगा आपका प्रैक्टिस में, ठीक है। और कुछ डाउट? चलिए, तो ये थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेते हैं, ठीक है। ये वाला क्लास आज तक यही का था, है ना। इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या डिस्कस किए, कम्युनिटी के बारे में पढ़ा, कम्युनिटी प्रैक्टिस, है ना, कम्युनिटी हेल्थ क्या होता है, हाँ, इसमें लोगों को आप कैसे अवेयर करोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछेगा कम्युनिटी हेल्थ क्या है,
और इसके प्रैक्टिस के अंदर आपको कौन कौन से काम कर रहे हैं, तो इसको या तो कूट में भी दे सकता है, जैसे कि अभी वेपर में दे रहा है ना, तो कूट में आपको दे देगा। तो कैसे दे देगा कि भाई इसको अरेंज करो, तो हेल्थ एजुकेशन उसके नीचे में आपका हिंदी में भी लिख देगा। तो ये हेल्थ एजुकेशन में क्या के बारे में बताओगे, तो यहाँ पे हाइजीन लिखा रहेगा, न्यूट्रिशन लिखा रहेगा, ऐसे करके आपको लिखा लिखा वर्ड दिखेगा। तो आपको क्या करना रहेगा, उसको मिलाना रहेगा। हेल्थ एजुकेशन किसके बारे में देना है, हाइजीन के बारे में देना है, स्वास्थ्य जानकारी है ना। ये करके आपको सैनिटेशन लिखा रहेगा। सैनिटेशन में आपको टॉयलेट ट्रेनिंग का लिखा रहेगा, टॉयलेट एंड वेस्ट डिस्पोजल, तो सैनिटेशन के सामने में उसको टिक लगाना है। ऐसा आपको यहाँ पे इनके पर्पस को याद रखना है। अगर मैटरनल दिया है तो वहां पे लिखा होगा एंटीनेटल चेकअप या फिर बेबी क्लिनिक, वैक्सीनेशन, तो मैटरनल में आएगा। तो ऐसे आपको यहाँ पे मिलान करना भी सीखना है, ठीक है। हाँ, बट मैटरनल में यहाँ पे जो कंसीव कर चुके रहते हैं उनको पहले प्राथमिकता दी जाती है। मैटरनल मतलब गर्भवती वाले हैं, ठीक है। हाँ, जो कर हाँ प्लानिंग कर रहे हैं वो भी आएंगे, बट यहाँ पे हमारे मैटरनल एंड चाइल्ड हेड में ज्यादातर जो गर्भवती महिला होती है और जो उनके बच्चे पैदा हुए रहते हैं उनको हम ज्यादा फोकस करते हैं। उनको भी करते हैं, बट उनका क्या रहता है, एक अलग ही उनका काउंसलिंग होता है, ठीक है। हाँ वही तो, जो बच्चे पैदा की रहती, लैक्टेटिंग मदर, ठीक है, समझ गए। ठीक। बाप रे, ये लोग तो क्या क्या लिखे हैं, इतना सारा टाइप के हैं, समझ ही नहीं आता है।